नमस्कार विनीत जिंदल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से अपने साथ जोड़ने के लिए। सर ये बताइए कि कांग्रेस ने क्या किया स्वतंत्रता दिवस के दिन? वंदे मातरम चल रहा है और उसके बीच में रोक दिया सोनिया जी ने। अब देखिए, सोनिया गांधी ने रोका कि ओहो, अचानक से उनको ध्यान आया कि 2 मिनट और खड़े नहीं रह सकते खड़गे साहब। इतने सारे विजुअल्स हैं जहां पर सोनिया गांधी खुद छाते में खड़ी हैं, धूप में खड़े हैं 80 साल के खड़गे साहब, तब उनको कभी ख्याल नहीं आया। कितने ऐसी तस्वीरें जहां खुद वो कुर्सी पर बैठी हैं, वो खड़े हैं और वहां पर अचानक से ख्याल आ गया। और उनके भाव देखिए, तेवर देखिए, कितनी तमतमा रही थी गुस्से में, जो वो रुक नहीं रहा था। आपने उनके खिलाफ एफआईआर भी दायर करवाई है, आपको लगता है उस पर कोई एक्शन होगा? देखिए अंजू जी, आपने बिल्कुल सही कहा और ये बहुत दुखद है कि जब देश की सबसे पुरानी पार्टी और इस तरीके की हरकतें जब उनके 15 अगस्त आज़ादी के दिवस पे जब हमारे देश के उस समय पे जब होती हैं तो बहुत दुखद है। और कार्रवाई की मैं बात करूं तो देखिए अंजू जी, मैं शुरू से एक चीज़ मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी वो बात की बात है, सबसे पहले आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। ये गलत है और गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे भी हमेशा अपनी कंप्लेंट शेयर करता हूं। उसका कारण एक है कि जो मुझे लगता है कि ये कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी से कम नहीं है। जो एक्ट सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, वो एक्ट किसी नक्सलवाद या किसी अलगाववाद की सोच से कम नहीं है। अगर आप वंदे मातरम जो हमारे देश का राष्ट्रगीत है, और अब राष्ट्रगीत बना दिया गया, उसमें ऑफेंस जोड़ दिया गया उसको। राष्ट्रगीत तो पहले से हम कहते हैं उसको और हम लोग मानते हैं। तो अगर आप उसको नमन नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी सोच जो है वो सोच देश के फेवरेबल नहीं है। वो अब गांधी फैमिली ने क्या किया, पी चिदम्बरम अपने आप को आज बोल रहे हैं कि हाँ मैं तो दिमागी नक्सलवादी हूँ। तो पी चिदम्बरम की हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी लोग जानते हैं। पी चिदम्बरम ने क्या क्या किया, क्या क्या गुल खिलाए हैं, वो किसी से छुपा छोड़ना है। तो वो कह सकते हैं, से उनको छूट है। गांधी फैमिली जिस तरीके की चीजें उन्होंने की है, वो क्या करती हैं, कैसे करते हैं, वो लोग, हम सब लोग जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री की का सर धड़ से अलग दिखाने की चेष्टा जो पार्टी कर सकती है, उस पार्टी की सोच के लिए आप क्या कहेंगे? जो देश के प्रधानमंत्री की माताजी का इतना भद्दा वीडियो बना के, उनका मजाक उड़ा के, मैं कहूँ कि उनको इस तरीके से दिखाती है जो कहीं भी सहन योग्य नहीं है। भारत जहाँ पे हम लोग किसी की माताजी को बहुत अच्छे से और प्रणाम करते हैं, वहाँ पे कांग्रेस इस तरीके की चीजें करती है, तो हम उनको क्या, उनसे और क्या, मैं मानता हूँ कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कार्रवाई होनी जरूरी है, मैं ये मानता हूं, और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके ऊपर आवाज उठा रही है। लेकिन कार्रवाई एक लीगल प्रोसेस है और मुझे लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए। और इसलिए मैंने जो कंप्लेंट फाइल किया, वो मैंने कंप्लेंट फाइल किया तीनों लोगों के खिलाफ, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, क्योंकि इस मामले में तीनों लोग इन्वॉल्व थे। आप देखेंगे उस पूरा वीडियो को। और मैंने जो एनेक्स भी किया है, वो मैंने छोटा पोर्शन एनेक्स नहीं किया है। मैंने, जब वो लोग स्टेज पे पहुंचे और जब वो स्टेज से उतरे, पूरा जो सीक्वेंस था, उस सीक्वेंस को मैंने यहाँ पे अपनी कंप्लेंट में अटैच किया है। और उससे साफ पता चलता है कि सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बात से नाराज थे कि वंदे मातरम का जो गीत है वो चला क्यों। तो भारतीय चला क्यों, इस चीज से उनको बहुत बड़ी परेशानी थी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगवा रही थी, तो वो कुर्सी कहाँ थी? कुर्सी तो आ जानी चाहिए था ना, वो आदमी तो आ गया था, एक आदमी तो आ गया था, फिर कुर्सी भी आ जाती। तो सच्चाई जो है वो सबको पता है, उससे कोई छुपा नहीं सकता। और मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए अंजू जी, क्योंकि ये मामला किसी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को टारगेट करने का नहीं है। ये मामला जो हमारे देश की जो मैं कहूँ रिस्पेक्ट जो है, उसको लेकर ये मामला है। और मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ों के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसलिए आशा यही है कि दिल्ली पुलिस इसके ऊपर जरूर जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी। गिरफ्तारी की प्रक्रिया बात की है, मुझे लगता है सबसे पहले एफआईआर दर्ज किसमें करनी चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस तीनों के तीनों, और मुझे लगता है एफआईआर इसके अंदर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन एक चीज और है ना, अगर जाने अनजाने में ये चीजें हो जाएं तब तो समझ में भी आता है। लेकिन उनकी पार्टी के बयान देखिए, पहले कहा गया कि कुर्सी मंगवा रहे, फिर वो इमरान मसूद उनका जो लोकसभा सांसद है, वो किस तरह की भाषा बोलता है
कि तो बजना ही नहीं चाहिए था। हम तो पहले वाले का, हम तो 2 स्टैंजा की बात करते हैं, हम बाकी के स्टैंजा कभी गाएंगे नहीं, हम तो गाएंगे ही नहीं। आप सोचिए, इससे पता चलता है ना, क्योंकि सोनिया गांधी का चेहरा जो तमतमाया हुआ था वो बता रहा था कि वो बजने से ही नाराज थी। वो तो एक तरह से उन्होंने डिफेंस तैयार कर लिया कि खड़गे साहब खड़े नहीं हो पा रहे थे। बेचारे खड़गे साहब तो खड़े ही थे यार, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। उन्होंने तो बोला तक नहीं कि मुझे चक्कर आ रहा है, मैं गिर जाऊंगा। कहीं दिख रहा है वीडियो में? कुछ नहीं दिख रहा। तो आप सोचिए कि इन्होंने अपने एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, जिसका जिक्र इमरान मसूद कर रहे हैं, उसको खुश करने के लिए ये सारी नौटंकी की, ये सारा नाटक किया। बिल्कुल अंजू जी, और मैं तो उससे आगे जाके एक और चीज कहता हूँ कि अगर वो कह रहे हैं कि नहीं हमने वंदे मातरम का अपमान नहीं किया, तो इमरान मसूद को पार्टी से निकाल दे। भाई इमरान मसूद तो साफ कह रहे हैं ना कि मैं नहीं गाऊंगा। सोनिया गांधी रिस्पेक्ट करती है वंदे मातरम की, राहुल गांधी रिस्पेक्ट करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे रिस्पेक्ट करते हैं, वही तो ये कहना चाहते हैं। भाई कुर्सी मंगवाने की बात से तो ये बात है ना, तो फिर इमरान मसूद को निकाल दे पार्टी से, कार्रवाई करें उसके ऊपर, क्यों नहीं करते? तो साफ पता चलता है जो इंटेंट जो इनका है वो इंटेंट क्या है, किस सोच के ये लोग हैं। और बड़ा दुखद है अंजू जी कि हम लोग यहाँ इस जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उसके बावजूद मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस के जो 99 एमपी हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि उन लोगों को जिताता कौन है। और ये बड़ी हैरानी की बात है। हम लोग, मैं तो अरविंद केजरीवाल को अगर वोट कोई दे दे तो समझूंगा कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस को वोट देना, जो लोग साफ साफ पिछले 70-80 सालों से हमारे देश को खा गए, जिन लोगों ने हिंदू आतंकवाद की परिभाषा करने की कोशिश की, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी करने की कोशिश की, जो लोग देश के वंदे मातरम का जो प्रणाम नहीं कर सकते उनको, उन लोगों को वोट कौन लोग देते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है अंजू जी कि अगर हम देश से प्यार नहीं कर सकते तो कोई फायदा नहीं है। और मैं फिर आपको कहूंगा कि ये पूरा मसला जो है, मामला सिर्फ इतना नहीं है। आप चाहे सोनिया गांधी का वंदे मातरम आप कहें, चाहे आप सीपीजी का आंदोलन कहें, चाहे आप जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने जो बोला लाल किले से, उनकी बात का जो मतलब है, मैं बहुत 2 या 3 चैनल्स पे गया उस बात को लेकर, और लगातार यही हो रहा है कि अरे उन्होंने तो यूथ को टारगेट कर दिया, उन्होंने तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको नक्सलवादी बोल दिया, दिमागी नक्सलवाद तो वो लोग हैं। अरे भैया आप समझिए, उनके बोलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आप इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि देश के अंदर नक्सलवाद को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पिछले 10 साल में खत्म किया वो बहुत मुश्किल था। और आज अगर देश के गृह मंत्री सीना चौड़ा करके ये बोलते हैं कि हमने देश में नक्सलवाद को खत्म कर दिया, बंदूक वाले नक्सलवाद को, तो बिल्कुल ठीक बोलते हैं और मैं इसके लिए उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये आसान नहीं था। लेकिन अब दूसरा जो इम्पैक्ट आने वाला है, जो दूसरी तैयारी है, वो तैयारी है दिमागी नक्सलवाद सोच को खत्म करने की। वो यही लोग हैं जो लोग हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेनर पीपल। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि इन लोगों की चिंता सिर्फ भारत नहीं है, ये लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनसे, जो लोग भारत की बढ़ती हुई ताकत से चिंतित हैं, जो बाहर के लोग जो हैं। आप देखिए ना, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो यूएस में रहते हैं और वो साफ कहते हैं कि पिछले 12 साल में जिस तरीके से यूएस के अंदर इंडियन कम्युनिटी को देखने का नजरिया यूएस के लोगों का और यूएस की सरकार का बदला है, वो आज तक नहीं हुआ। तो आप समझिए इम्पैक्ट क्या है। जब विश्व का सबसे बड़ी ताकत जो है वो आपके नागरिकों को भी एक अलग तरीके से देखने का, आपकी समझने लगे, आपकी वैल्यू समझने लगे, उनको ये समझ आए कि अब भारत वो भारत नहीं रहा, अब भारत लड़ता भी है, मारता भी है, भारत व्यापार भी करता है और भारत को पता है कि किससे किस तरीके से टैकल करना है, झुकता नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं जो मैसेज है वो मैसेज सब जगह गया है और भारत झुक नहीं रहा। उसको झुकाने के लिए हमारी जो इंटरनल फोर्सेस हैं, जो ऐसी फोर्सेस जो लोग उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, उन लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। आप देखिए दीपिके कहां से आया, क्या करते हैं दीपिके, कहां से आई सीजे पार्टी, कौन फाइनेंस कर रहा है। और मैं फिर कहूंगा कि अभी मैं जब ये बात बोलता हूं तो सब लोग कहते हैं कि अरे सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की, ना कर इन्वेस्टिगेशन, सच्चाई सामने आएगी, वो सच्चाई भी सामने आएगी और जल्दी आएगी। सर सच्चाई बहुत जल्द बाहर आएगी, आने वाली थी।
अगर संसद में ये सुन लेते गृह मंत्री अमित शाह को तो सारी सच्चाई सामने आने वाली थी, सारी लेखा जोखा उनके पास था, आईबी की रिपोर्ट, रॉ की रिपोर्ट सारी थी उनके पास। तभी तो डरकर भागे, तभी तो जो कह रहे थे बयान दो, उन्होंने अगले दिन गोल पोस्ट ही चेंज कर लिया। अब उनको बयान नहीं चाहिए था, वो कहते हम लेक्चर क्यों सुने उनका, हमको तो सिर्फ हाँ ना में चाहिए, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि उनकी सारी पोल पट्टी खुलने वाली है और इस आंदोलन को किसने फंड दिया, किसने समर्थन दिया, किसने इनको खड़ा किया, कहां से कॉकरोच पैदा हो गए, ये सारी पोल पट्टी सदन में खुल जाती, इसलिए तो डर के भागे। लेकिन शर्जिल इमाम और उमर खालिद जो यूएपीए के तहत जेल के अंदर बंद हैं, सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिल पा रही है और यहाँ पर कुछ 150 ऐसे बुद्धिजीवी हैं, तथाकथित इतिहासकार हैं, अर्थशास्त्री हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो उठकर सीजीआई को चिट्ठी लिख देते हैं कि इनको रिहा कर दिया जाए। क्या मतलब है इसका? देखिए अंजू जी, इन सब चीज़ों से पहले समझना जरूरी होगा कि अभी चल क्या रहा है हमारे देश में। तो मैं देख रहा हूँ पिछले 5-6 साल से लगातार कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है लगातार, ये कि हमारे यहाँ का जुडिशरी, हमारे यहाँ का इलेक्शन कमीशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, दे आर बायस। इस तरीके का एक प्रोपोगेंडा चलाने की लगातार कोशिश की जा रही है। और आप देखेंगे ये लेटर लिखना इस तरीके का कोई नया काम नहीं है, इससे पहले भी अलग अलग समय पे लोग लेटर लिखते रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस लेटर का इम्पोर्टेंस और इस लेटर के ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अभी जून 2026 के अंदर शर्जिल इमाम और उमर खालिद को जो बेल है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया है। और आप उसी सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे डबल बेंच ने बेल डिक्लाइन कर दिया, और उसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप लेटर लिख रहे हैं, और लेटर लिख रहे हैं ये कह रहे हैं कि भाई इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 21 का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, और ये सब आप वॉयलेट कर रहे हैं। आप समझिए कि निशाना क्या है। निशाना इन लोगों के लिए रिलीफ लेना नहीं है, निशाना है हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय, और उसको इस तरीके से प्रोपोगेट करना कि भाई देखिए देश के अंदर तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, मतलब आर्टिकल 21 का खुला वॉयलेशन हो रहा है, हम लोग लिख रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर इतनी चिंता थी तो जून में जो बेल डिक्लाइन किया गया उसके खिलाफ जाते, उससे रिव्यू में जाते, और बड़ी बेंच में आप अप्लाई करते, आप कहते कि भाई हमें तो इसके ऊपर और बहस करनी है, आप बड़ी बेंच में भेजिए इसको, कोई लीगल प्रोसेस में आते आप। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने अपना जजमेंट दिया, उसके बाद आप उसकी अपील नहीं कर रहे हैं, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, आप कहीं पे चैलेंज नहीं कर रहे हैं, आप डबल बेंच से बड़ी बेंच की मांग नहीं कर रहे हैं, आप सीधा ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो गलत हो रहा है, इनको इतने टाइम से अंदर रखा, आप इनको छोड़ दीजिए। व्हाट इज दिस? तो अंजू जी, समझने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि यहाँ बेल दिलाना जरूरी नहीं है उन लोगों के लिए। यहाँ देश के हर उस व्यक्ति के दिमाग में जो लोग धर्म विशेष के लोग हों, या जो लोग थोड़े से, जैसे कई लोग होते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि अरे हिंदू जो है वो बड़ा सॉफ्ट नेचर का होता है, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। तो लोगों के दिमाग में एक सवाल बनाना और उस सवाल के साथ साथ एक प्रोपोगेंडा एस्टेब्लिश कर देना कि देखिए देश में तो गलत हो रहा है। तो यहाँ इस लेटर से बिल्कुल साफ है कि इन लोगों का मसला जो है वो ये है नहीं कि आप उमर खालिद को उनको बेल दीजिए। उनका मसला सिर्फ इतना है कि वो देश के सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर ये सवाल लगाना चाहते हैं कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है इन लोगों का वो वॉयलेट हो रहा है और सर्वोच्च न्यायालय उसको सेफगार्ड नहीं कर रहा। लेकिन ताजुब की बात तो ये है ना कि क्या इनको नजर नहीं आता कि शर्जिल इमाम क्या कहता था? चिकन नेक को अलग कर देंगे तो भारत का नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। फिर ये जो उमर खालिद है, 2020 के दिल्ली दंगों में इसकी क्या भूमिका रही है, ये इस जमात को नजर नहीं आता। और सर, आप ऐसे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को चिट्ठी लिखेंगे कि बिना कार्रवाई के इनको रिहा कर दिया जाए। और फिर आप सोचिए कि हमारे पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने तो खुद कहा था कि बेंच हंटिंग करते हैं उमर खालिद के वकील, बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट है कपिल सिब्बल साहब, 7-8 बार तो उन्होंने ही उसकी बेल एप्लीकेशन को विथड्रॉ कर लिया क्योंकि उनकी मनपसंद बेंच के सामने वो मामला नहीं जा रहा था। ऐसे खुलासे तो मैं नहीं कर रही हूँ, आप नहीं करे, एक्स सीजीआई करते थे। तो ये क्या चल रहा है? मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोगों के मन में शक डालना चाहते हैं कि वहां पर कुछ ऐसे जज बैठे हुए हैं जो इनको रिहा नहीं करना चाहते।
बिल्कुल अंजू जी, देखिए आपने बहुत बड़ी बात यहाँ पे की है। एक सबसे पहली बात ये कि क्या इन लोगों ने जो बोला, चिकन नेक को तोड़ने की बात करें, उसको काटने की बात करें, या जेएनयू में या दिल्ली के दंगों में जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट इन लोगों का रहता था या रहा, उसके ऊपर क्या इन लोगों को, जिन लोगों ने लेटर लिखा उनको समझ नहीं आता? तो अंजू जी साफ है, ये लोग तो ये मानते ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया। ये आप देखिए ना, इनमें से एक व्यक्ति ये दिखा दीजिए जिसने ये कहा हो कि अगर इन्होंने चिकन नेक को अलग करने की बात करी, भारत से काटने की बात करी, या इन्होंने दिल्ली के दंगों में कुछ गलत किया, तो लोग कहते हैं कि इन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। तो जब आप किसी चीज को मानते ही नहीं, तो मुझे लगता है कि उनसे ये सवाल पूछना ही बेमानी है, उस सवाल का कोई मतलब नहीं है। ये लोग उस माइंडसेट के लोग हैं, और हम लोग बिल्कुल, हम लोग जैसे कहते हैं कि वामपंथी विचारधारा क्यों खतरनाक है देश के लिए, वो रीजन यही है। वो रीजन ये है कि जो लोग देश का नुकसान होते के बावजूद इस बात को मानने को तैयार नहीं है, उसके बाद भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि लोग ऐसा बोलते थे, या इन लोगों के ऐसे बोलने से, या इन लोगों के दंगे कराए इन लोगों ने, ये लोग मानते ही नहीं। तो ये वो विचारधारा के लोग हैं जो लोग कहते हैं कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। तो ये सवाल पूछना मुझे लगता है कि गलत है। दूसरी बात, आप आ जाइए कि पूर्व सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो कहा, जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने इंटरव्यू में, और मैंने पहले भी बहुत से इंटरव्यूज में इस बात को भी मैंने भी कोट किया है, और आपने बिल्कुल सही कोट किया कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बात को अपने जब वो सीट से हट गए, क्योंकि चीफ जस्टिस से तो वो इस चीज को नहीं बोल सकते थे, लेकिन जब वो हट गए तो उन्होंने बोला, और उन्होंने बहुत साफ कहा कि जब भी बेल मैटर सुनवाई के लिए आता था, तो जो वकील थे उनके, उमर खालिद के, शर्जील इमाम के, वो हमेशा तारीख लेते थे, वो आर्गूमेंट के लिए तैयार नहीं होते थे। तो इससे साफ पता चलता है कि वो खुद डिले कर रहे थे, और उन्होंने आर्गुमेंट नहीं किया। 9 या 10 डेट्स जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेल मैटर के अंदर उन लोगों ने ली, अलग अलग तरीके से। तो साफ पता चलता है कि बेंच हंटिंग की बात, कन्वीनियंस की बात, ये जो लोग कोशिश कर रहे थे इस चीज की, तो इंटेंट साफ है। इंटेंट साफ है कि भाई आप ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं जो लोग भारत को तोड़ने की बात करते हैं, भारत में दंगे कराते हैं, लेकिन आप उस चीज को मानते नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप जब कानून की बात आती है, कानून के पास भी आप विद क्लीन हैंड्स नहीं जाते। आप कोशिश करते हैं चीजों को मैनिपुलेट करने की, आप कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उन लोगों ने गलत किया है। आप देखिए ना, जो जून 2026 का जो जजमेंट है, उस जजमेंट में टोटल 7 या 8 लोगों की बेल एप्लीकेशन थी, वो उसमें 5 लोगों को बेल मिला, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल नहीं दिया गया। कारण क्या है? उस जजमेंट में साफ लिखा गया कि प्रेमा फसाई जो एविडेंसेस हैं, वो एविडेंसेस इतने स्ट्रांग हैं कि इस समय पे बेल देना सही नहीं है। आर्टिकल 40 सेक्शन 43D का भी वहां पे बात किया गया, जो यूएपी के तहत आता है, जिसकी बार बार ये सब लोग कहते हैं कि बड़ा घातक जो एक वेपन है वो सेंटर ने बना दिया है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनको बेल नहीं मिलती इस सेक्शन की वजह से। तो उसको भी डिस्कस किया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सेक्शन रखा इस मामले इसलिए गया है कि जो लोग देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, जो लोग देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो, उन लोगों को पब्लिक में नहीं जाने देना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनको प्रिवेंट करने की जरूरत है, इसलिए ये सेक्शन रखा गया। और सुप्रीम कोर्ट ने उस सेक्शन को गलत नहीं बोला। आर्टिकल 21 का भी उन्होंने वहां पे डिस्कस किया, और इस सेक्शन को भी डिस्कस किया। और यहाँ पे आप देखेंगे जो लेटर है, आपने भी अभी दिखाया, और मैं भी थोड़ा सा इस लेटर को पढ़ रहा था, तो उस लेटर में वो आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं, और ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो 43 सेक्शन 43 ऑफ यूएपी एक्ट है, वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 को वॉलेट करता है। तो और जिस जजमेंट की ए नजीब जिस जजमेंट की बात करते हैं, वहां पे एक समय पे ये चीज आई थी कि देखिए, जो सेक्शन 43 है, उससे बड़ा जो इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट आर्टिकल 21 का है, ये बात कही थी। लेकिन उसके बाद 2026 की, क्योंकि देखिए कानून की जो इंटरप्रिटेशन होती है वो समय समय पर बदलती है। कानून की मतलब आप कहें कि सर्कमस्टांस के साथ आप कानून तो वही रहता है, लेकिन सर्कमस्टांस हर केस के अलग होते हैं, और कहीं ना कहीं वो समय के साथ बदलते हैं, केस के साथ बदलते हैं। और यहाँ पे जो 26 का जो जजमेंट उमर खालिद और शर्जील इमाम का जो जजमेंट है, वो साफ करता है कि उनके साथ कुछ गलत नहीं किया जा रहा। और अगर गलत किया जा रहा है और लोगों को इतना दुख है, और इतने लोग शर्जील इमाम को और उमर खालिद के लिए इतनी चिंतित हैं, तो ये कोर्ट में जाएं, प्रोसेस है, आप जाइए। उनकी बेल एप्लीकेशन तो आज भी पेंडिंग है सेशन कोर्ट के अंदर, आज भी एक अलग अलग याचिकाएं उनकी दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग है, तो आप वहां पे लड़िए ना। सीजीआई को लेटर लिखने का मतलब क्या है जब सारी प्रोसीडिंग आपकी कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रही हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है अंजू जी, और हमें समझना होगा
कि जब ऐसे लोग इस तरीके की चीजें करते हैं कि जब आप कानून के सामने हो, या तो वो लोग, या तो उनकी बेल एप्लीकेशन कहीं नहीं होती, उनके पास कोई लीगल वे आउट नहीं होता, या उनके पास वकील नहीं होते, तो इस तरीके की चीज समझ आती। लेकिन वहां तो सब कुछ है, उनके पास तो भारत के जो 5 सबसे बड़े वकील में खड़े होने वाले हैं, जो 5 सबसे बड़े मैं कहूं पर डेट जिनकी फीस है, वो वकील उनका केस लड़ रहे हैं। तो अगर ऐसे व्यक्ति के लिए आप एक लेटर लिखते हैं तो उसका मतलब साफ है कि वो उनका जो इंटेंट है, इन लेटर लिखने वाले 200 लोगों का या 100 लोगों का जो इंटेंट है, वो इंटेंट है देश के सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर सवाल खड़ा करना, देश की न्याय प्रक्रिया के ऊपर सवाल खड़ा करना। और उनका इंटेंट सिर्फ इतना है कि वो मैसेज ये दें नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, क्योंकि देखिए बाहर की ताकतें, आप जिन लोगों का नाम यहाँ पे आप बता भी रही थी और जो दिखा भी रही थी, वो लोग आप देखेंगे तो वो लोग हैं जो लोग भारत से ज्यादा बाहर के देश के लोगों को प्यार करते हैं, बाहर के मीडिया को प्यार करते हैं। आप देखिए कि जितना जिनका इंपॉर्टेंस इन लोगों को फॉरेन मीडिया देता है, वो इतना यहाँ पे नहीं मिलता इन लोगों को। इनका टारगेट यही है कि भारत की छवि को, भारत की संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनकी छवि को कैसे बाहर खराब किया जाए, और ये दिखाया जाए कि किस तरीके से भारत के अंदर अल्पसंख्यकों का या लोगों का कैसे उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने जून 2026 के महीने में ही अभी उनकी बेल डिसमिस की है, और उसके बाद आप लेटर लिख के आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? तो गलत है ये। इस तरीके के लोगों के ऊपर मुझे लगता है कि सीजीआई को भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो मैसेज देने की कोशिश है यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय की एक जो उनका जो पूरा प्रोसेस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उसको कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश है। सर, जिस तरह से सीजीआई को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखो अभी हैदराबाद में क्या हुआ। एक लॉ यूनिवर्सिटी है, उसके कार्यक्रम में सीजीआई साहब को जाना था, वहां से स्टूडेंट्स उठ खड़े होते हैं कि हम उनको नहीं चाहते कि वो यहाँ आकर हमको डिग्री दें, क्योंकि उन्होंने कॉकरोचों को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था। अब बिल्कुल वैसा ही खेल बेंगलुरु की एक लॉ यूनिवर्सिटी कर रही है, और ये राज्य किसके शासित है? दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है। अगला हो सकता है कि केरलम हो, हिमाचल हो। मतलब आप सोचो क्या रायता फैलाने की कोशिश हो रही है। चलिए, उस मामले में सीजीआई ने कहा बच्चे हैं, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन आप सोचिए अब तो सीजीआई वहां नहीं जाएंगे। अब क्या नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं? और फिर ये चिट्ठी, ये सब कुछ संयोग तो नहीं है, एक प्रयोग ही है ना। एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि ये सब कुछ हो रहा है और उसके बीच में चिट्ठी आ जाती है। और चिट्ठी लिखने वाले देखिए, जो पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, सर ये वही लोग नहीं है जिनके दिमागों में रायता भरा हुआ है। बिल्कुल अंजू जी, और आपके चैनल से पहले मैं आज तक पे था, और इसी जो हम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने लाल किले से बोला, जिस दिमागी नक्सलवाद की जब बात करते हैं, तो वो जो टर्मिनोलॉजी थी उसको लेकर वहाँ पे सीपीजे के भी सौरभ दास भी थे, मैं भी था, बीजेपी से भी थे, कांग्रेस से भी प्रवक्ता थे उनके। तो मैंने वहाँ पे भी यही बोला कि देखिए आप समझिए, और आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको जो सीजीआई का इंसिडेंट है, क्योंकि वो सबसे पहला इंसिडेंट है जिसके बाद लगातार जो है वो कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय को, कहीं ना कहीं सीजीआई को, और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट से, बेसिकली जो पॉलिटिकल बॉडी है बीजेपी या हमारी सरकार, उससे सुप्रीम कोर्ट को जोड़ दिया जाए, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को जोड़ने की कोशिश की गई है। और ये दिखाया जाए कि इन्फ्लुएंस जो है वो सरकार का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट पे। ये लगातार कोशिश की जा रही है, उसका मैं बताता हूँ आपको कैसे किया जाए, कैसे जा रहा है। आप देखिए 15 मई को जिस स्टेटमेंट की बात, जो कॉकरोच स्टेटमेंट की जो बात आती है, पैरासाइट की जो बात आती है, वो सीजीआई ये एकदम से न्यूज में आता है कि अरे सीजीआई ने आज ये बोला, और कुछ लीगल न्यूज चैनल जो हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लीगल न्यूज चैनल जो है उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली लिखा कि सीजीआई ने यंग जनरेशन को पैरासाइट बोला। इस तरीके का स्टेटमेंट उन्होंने छाप दिया। वो स्टेटमेंट सर्कुलेट हुआ, धीरे धीरे सब जगह सर्कुलेट हुआ। तो अगले दिन, वेरी नेक्स्ट डे 16 तारीख को सीजीआई सामने आते हैं। सीजीआई कहते हैं कि देखिए आप एक वर्ड पे मत जाइए, आप पूरा जो स्टेटमेंट है मेरा, मैंने वो कब बोला, मैं उस समय पे किस पिटीशन को सुन रहा था, वहां जो पिटीशन फाइल करने वाला था वो कौन था,
उसके बाद आप मेरी इस स्टेटमेंट को आप दिखाइए। तो मैं उस पूरा जो वाकया है मैं आपको वो बताता हूँ कि एक याचिका आई, और ये वो याचिका जो आई, वो याचिका एक व्यक्ति ने दायर की। उसने ये कहा कि भाई मेरे को राइट मिलना चाहिए कि मैं अपना सीनियर डेजिग्नेशन के लिए मैं अप्लाई कर पाऊँ। तो जब सीजीआई ने वो याचिका पढ़ी तो सीजीआई ने कहा कि ये याचिका तो बहुत गंदे तरीके से ड्राफ्ट की गई है। आप मतलब इस तरीके से ड्राफ्टिंग आप करने के बाद आप कहें कि आपको सीनियर एडवोकेट के एप्लीकेशन कैसे आपके रिसीव हो? नहीं, मुझे नहीं लगता। तब उसी के कंटिन्यूटी में उन्होंने बोला कि देखिए हमारे, और उन्होंने उसको भी नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग हैं, या ऐसे और बहुत लोग हैं जो लोग फर्जी डिग्री लेके इस तरीके के काम कर रहे हैं। वो लॉयर बन जाते हैं, वो मीडिया कर्मी बन जाते हैं, वो सोशल वर्कर बन जाते हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस तरीके की बात उन्होंने बोली, और 16 तारीख को ही उन्होंने साफ भी किया। लेकिन उसके बाद भी आज तक, आज हम अगस्त में बैठे हैं, लेकिन आज तक सीजीआई की स्टेटमेंट को सीजीआई नहीं कर सकते। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वो रोज आके मीडिया के अंदर ये बात नहीं बोल सकते कि देखिए मैंने तो वो जो बोला था मैंने ये बोला था। लेकिन उनको डिफेंड करने वाला कोई नहीं है। लगातार उनकी उस बात का मिस इंटरप्रिटेशन करके एक पार्टी बना दी गई। पार्टी ने धरना प्रदर्शन कर दिया, यूथ को कैसे इन्फ्लुएंस किया गया वो सब लोगों के सामने है। दिक्कतें हैं, मैं मानता हूं भाई। आप सीबीएसई एनटीए की बात करेंगे, आप एग्जामिनेशन की बात करेंगे, मैं सरकार का अगर कोई ऐसी चीज है जो गलत है उसको ठीक करने की जरूरत है, आप बताइए सरकार को, वो ठीक है। लेकिन आप सीजीआई को मिसकोट करके, आप सीजीआई को गलत प्रूव करने की कोशिश करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को गलत प्रूव करने के लिए आप लगातार आप इस चीज को कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर आदमी नहीं, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी पूरी इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है। कांग्रेस जैसी पार्टी, सीपीआई जैसी पार्टी, या जनता दल जैसी, राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टी, ऐसी पार्टियां सब लोग मिलकर इस चीज को कह रही हैं। और कितना दुखद है कि क्योंकि चीफ जस्टिस तो जज हैं, देश के सबसे बड़े कोर्ट के जज हैं, तो वो रोज आके नहीं कह सकते। और अगर वो कोई एक्शन लेते हैं, जैसे कि मनन कुमार मिश्रा ने किया, जो हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मनन कुमार मिश्रा हैं, जो उन्होंने नोटिस इशू किया, जब नोटिस इशू किया तो शोर मच गया कि अरे आपने तो यंग जनरेशन को टारगेट कर दिया। भैया, एक लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देश की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस को, जिन्होंने अभी तक एक्सेप्टेंस भी नहीं दी कि मैं वहां आऊंगा या नहीं आऊंगा, आप ये लिखते हैं कि उन्होंने हमें कॉकरोच कहा था, इसलिए हम उनको यहां नहीं आने देना चाहते, या हम नहीं चाहते वो यहां आए। भाई, कब कहा लॉ स्टूडेंट जो नालसा के या नलसार के लॉ स्टूडेंट है उनको कब कहा कॉकरोच? आप बताइए ना। लेकिन उस चीज को कोई पूछने वाला नहीं है। सब लोग कह रहे हैं कि अरे मनन कुमार मिश्रा ने तो बहुत गलत कर दिया। भाई, होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जो देश की चीफ जस्टिस को टारगेट कर रहे हैं। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर नहीं आगे आएगा तो कौन आएगा? मैं तो मानता हूं कि मनन कुमार मिश्रा ने जो किया ठीक है, उन्होंने सब लोगों को नोटिस दिया, वो गलत था। जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है उन लोगों को नोटिस जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? आपने कहा कि एक और यूनिवर्सिटी, ऐसे तो आप देश की जितनी यूनिवर्सिटी में जो उस अलगाववादी सोच के, जो उस वामपंथी सोच के, या जो विचारधारा के जो लोग हैं, जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं या एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को टारगेट करना चाहते हैं, वो इस तरीके का काम करेंगे तो उनको रोकने की जरूरत है ना। कौन रोकेगा भाई? और कोई एक्शन लेगा तो आप कहेंगे कि अरे ये तो यूथ को आपने टारगेट कर दिया। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक्शन नहीं लिया। उन्होंने वहां लाल किले की प्राचीर से बोला, उन्होंने ये बोला कि संभलिए, समझिए, कुछ करने से पहले सोचिए और उसके बाद एक्शन कीजिए, क्योंकि यूथ को संभालना बहुत जरूरी है। और ये बात देश के प्रधानमंत्री मानते और समझते भी हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो बिल्कुल साफ है। पहले आपने इलेक्शन कमीशन का लिए देखा, लगातार जब भी चुनाव आता है आप इलेक्शन कमीशन का टारगेट आप देखिए। भाई, कोई दिक्कत है आप जाइए ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं आप जाइए, कुछ गलत दिखाइए तो सही। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसआईआर के प्रोसेस को लेकर कितनी याचिकाएं दायर, एक याचिका के अंदर भी कोई भी पार्टी कोई ऐसा प्रूफ नहीं दे पाई जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई गलती की होगी तो सुधारी जाएगी। आप सिर्फ शोर मचाना जानते हैं। और अब इलेक्शन कमीशन का काम खत्म हो गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अभी इलेक्शन नहीं है। जब इलेक्शन आएगा तो फिर दोबारा टारगेट करेंगे। अभी क्योंकि सरकार जो है वो, सरकार की चीजें जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में जाती हैं, सर्वोच्च न्यायालय जो ठीक है उसका जजमेंट दे रहा है, तो उनको लग रहा है कि अरे ये तो हमारे फेवरेबल चीजें नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं इनको प्रेशराइज करने की जरूरत है। तो सर्वोच्च न्यायालय को प्रेशराइज करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें की जा रही है और देश के सीजीआई को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है।
आप ये देखो कि ये जो बैठे हुए थे जंतर मंतर पर, ये जो कॉकरोच पार्टी, ये लोग भी तो शर्जिल इमाम रिहा हो और उमर खालिद रिहा हो इसके नारे लगा रहे थे। बैठे ही नीट की परीक्षा के लिए थे, एक भी शब्द नीट के बारे में बोल रहे थे। वहां तो कौन कौन लोग मंच पर क्या क्या नारेबाजी कर रहे थे वो हम सब ने देखा। और उसकी आड़ में वो जो 2873 अपराधी थे जिन्होंने वहां पर पुलिस को टारगेट किया, वो क्या था? तो ये भी तो, इनकी भी तो जवाबदेही बननी चाहिए ना। इनके लिए भी तो एक दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी कि वहां पर जितने भी पुलिस कर्मियों के साथ मार पिटाई हुई, जिन पर हमला हुआ, उसका जिम्मेदार आयोजक होना चाहिए ना इस धरने प्रदर्शन का। ये थोड़ी कि कुछ लोगों का झुंड वहां आकर बैठ जाए और उनकी कोई जवाबदेही ना हो, कुछ भी करते रहे वो। और ये जिन लोगों के नाम मैं आपको दिखा रही थी भाई, ये सब भी तो दिमागी नक्सल है, यही तो जहर भरते हैं। ये जो प्रकाश राज फिल्म स्टार है, ये क्या करता है? अभी शोर मचा रहा था कि मेरा तो वोट कट गया, मैं तो इतने सालों से, अच्छा कट गया, पाकिस्तान में जाकर ढूंढो अपना नाम। बिल्कुल, देखिए जो जी आपने अभी जो बात बोली, तो सौरव दास ने भी, अभी जब आज तक पे हम थे तो सौरव दास ने भी ये बात बोला कि आप दिखाइए। बीजेपी प्रवक्ता ने उनसे कहा कि भाई आपके यहाँ तो शर्जिल इमाम को रिहा करो के नारे लग रहे थे। कह रहे दिखाइए, हमारे यहाँ तो नहीं लगे। मैं उनको भेजूंगा, वो वीडियो जरूर भेजूंगा कि आपके यहाँ पे नारे लगे। और अगर इस तरीके की चीजें आप अपने आप को कह रहे हैं कि हम तो यंग जनरेशन के लोग हैं, बहुत सच्चे हैं, जैसे केजरीवाल कहा करते थे कि हमसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है, इस तरीके की बातें आप भी बोल रहे हैं, तो आपकी सच्चाई आपको दिखानी जरूरी है। और आप चैनल पे आके ऑल ऑफ सडन आप ये बोलेंगे अरे कहाँ कोई, हमारे यहाँ तो कोई गलती नहीं हुई। और बिल्कुल आपने सही कहा कि आयोजक जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि कौन वहां आ रहा है, कितने लोग वहां आएंगे, ये सब जिम्मेदारी उनकी होती है। जब परमिशन दी जाती है तो कहा भी जाता है उनसे। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा बात आपको, देखिए अंजू जी, हो क्या रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद मुझे भी लगता है कि जिनको ठीक करने की जरूरत है। जैसे हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो बिल्कुल ठीक करने की जरूरत है, और इस बात को मुझे मानने में कोई मुझे लगता है बुराई नहीं है, और सरकार ने कोशिश भी की है। इस बात में कोई मैं मना नहीं करता ना, मैं इस बात को अलग भी नहीं जाता। लेकिन उसका जो मिसयूज किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं यंग जनरेशन को भड़काने के लिए, उनको उनके इंटेंट को एग्रेसिव करने के लिए वो जरूर लगातार दिख रहा है। और यही काम जो जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ उसके अंदर दिखा। और ऐसे ही आंदोलन अगर चलते रहे और लोगों को कहीं कहीं इन्फ्लुएंस करने की बात, मैं आपको बताऊं कि मैं रोज बहुत सारे बच्चों की, क्योंकि मैं बहुत इन्वॉल्व था जब ये सब चीजें चल रही थी बच्चों को हेल्प करने के लिए, तो मैं लगातार आज भी बच्चों के मैसेजेस रिसीव करता हूँ, ईमेल्स पे आते हैं, और मुझे हैरानी होती है कि वो बच्चे बिना सोचे समझे कांग्रेस जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। मेरा तो सवाल उनसे सबसे ये होता है कि आप ये बताइए कि कांग्रेस जनता पार्टी ने जो आंदोलन किया उससे बच्चों को मिला क्या? आप तक जिन बच्चों का जो भी इशू था, क्या उन बच्चों को उस इशू में कोई हेल्प आउट किया उन्होंने? कांग्रेस जनता पार्टी ने मिला तो कुछ भी नहीं किसी को। उन्होंने तो अपनी राजनीति चमकाई। भाई किया तो सरकार करेगी, तो सरकार ना, अगर कोई नई चीजें लेके आ रही है तो सरकार लेके आएगी, उसके लिए वो काम कर रही है। कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ कांग्रेस जनता पार्टी को ये फायदा हुआ है। वो दीपिके को, सौरव दास को, या जो और उनके लोग हैं उनको फायदा हुआ। उससे आम यूथ को या जो विद्यार्थी था उसको कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से लोग इस चीज को इतना पॉजिटिव ले रहे हैं। नहीं, एक चीज और देखिए ना, अभी जब दिमागी नक्सल वाली बात कही प्रधानमंत्री ने, उसके बाद अचानक से बिलों से खुद ही निकल कर कह रहे हैं मैं प्राउड दिमागी नक्सल हूं। केजरीवाल भी शुरू हो गया, महबूबा मुफ्ती भी शुरू हो गए, पी चिदम्बरम भी शुरू हो गए, और एक और पार्टी ऐसी बन गई सोशल मीडिया पर दिमागी नक्सल नाम से। आप सोचिए, रातों रात उसके भी इतने सारे फॉलोअर्स हो गए कि क्या है। इसीलिए तो पीएम मोदी ने कहा ना कि इनसे बचने की जरूरत है। लेकिन फिर सवाल यही है ना जनरल साहब, की इनसे बचा कैसे जाएगा? इनका किया क्या जाएगा? इनके खिलाफ क्या किया जाए? क्या कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ? लेकिन ये जो नए दिमागी नक्सल हैं, जिनको लगता है कि 6 साल से जेल के अंदर हैं शर्जिल इमाम और उमर खालिद, इनको बाहर भेजना चाहिए, इनके साथ बड़े अन्याय हो रहा है, इनके बड़े मानवाधिकार है, इस तरह के जो राग अलाप रहे सर, इन पर भी लगाम लगाने की बहुत जरूरत है। अब जिस तरह से पीएम मोदी ने स्टेटमेंट दिया है, तो वो आधी अधूरी स्टेटमेंट तो देती नहीं है। बहुत जल्द मुझको लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय कोई ऐसा प्रोग्राम लेकर आने वाला है कि इन दिमागी नक्सलियों की भी लगाम कसेगी, इन पर भी रोक लगेगी, इनका भी इलाज अच्छे से होगा। अभी देखते हैं क्या कुछ इस मामले में और होता है। लेकिन आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।
जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोबारा से जुड़ने, धन्यवाद।